जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हाइब्रिड क्लास में अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाथ उठा के कंफर्म कर दीजिए। अगर हाइब्रिड क्लास में आवाज ठीक, शाबाश। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 6 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1। आज के लेक्चर में हमने एक तो कल की होम असाइनमेंट जो आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ने नहीं की उसकी डिस्कशन कर देंगे। फिर इसके बाद नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इसको मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज भी कहते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में और कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने में फर्क है ना। तो वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है वो स्टडी करेंगे। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक तो इसका ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन के कंप्लीट हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कुछ और भी मोड्स हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो स्टडी करेंगे हम। लेकिन पहले तो ऐसा, कल कंसेप्ट्स कौन से पढ़े थे मैं भूल गया। पहले कंसेप्ट कौन सा पढ़ा था? एप्रोप्रिएशन। कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट करती है तो उसकी एप्रोप्रिएशन कैसे होगी, कैसे होती है, किन डेट्स की एडजस्टमेंट की जाती है। नंबर 1, रूल नंबर 1, जो डेटर मेंशन कर दे। अगर डेटर मेंशन नहीं करता, रूल नंबर 2, जो क्रेडिटर की मर्जी है, क्रेडिटर अपनी मर्जी से एप्रोप्रिएट कर ले। लेकिन एप्रोप्रिएट करने के बाद उसे बताना होता है डेटर को कि भाई तूने जो पैसे दिए थे मैंने इस डेट में लगा दिए। और अगर डेटर ने भी स्पेसिफाई नहीं किया, क्रेडिटर भी स्पेसिफाई एप्रोप्रिएशन नहीं करता, तो फिर ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी वो FIFO बेसिस वाला लूट। इस ऑर्डर ऑफ टाइम में क्या टाइम बार डेट्स को एडजस्ट किया जा सकता है? और क्या डिस्प्यूटेड डेट्स को एडजस्ट क्या मार्कअप को एडजस्ट किया जा सकता है? यस, बल्कि मार्कअप को पहले एडजस्ट किया जाएगा, प्रिंसिपल को बाद में। जी चलिए अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन 5, ब्रीफली डिस्कस टू विच डेट फॉलोइंग पेमेंट्स वुड बी एप्रोप्रिएटेड। किस डेट पे ये वाली पेमेंट्स एप्रोप्रिएशन की जाएंगी, अप्लाई की जाएंगी। ए, आजम ओव्स टू बाबर अमंग अदर डेट्स सम ऑफ ₹567। आजम ओव्स, इसका मतलब क्या है? आजम ने पैसे देने हैं कि बाबर ने? आजम ने पैसे देने हैं बाबर को। बाबर राइट्स टू आजम एंड डिमांड्स पेमेंट ऑफ दिस सम। आजम सेंड्स टू बी ₹567। तो ये 567 जो पेमेंट किया, ये किस डेट की एप्लीकेशन होगी? 567 जो है, जो डिमांड किया उसी की होगी। और किसकी होगी? ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट कीजिए वो कह रहा है कि और भी डेट्स थे जो पे करने थे, लेकिन चूंकि उसने डिमांड जिसकी किया 567 और उसने 567 ही पैसे दिए हैं। एक तो अमाउंट मैच करती है, इससे भी हमें पता चलता है, इंडिकेशन होती है किस डेट की। और दूसरा खास तौर पे उसने डिमांड ही जब उस पेमेंट की है, डेट की है, तो जब उसकी डिमांड के जवाब में पेमेंट दी है वो उसकी डिमांड की ही पेमेंट है। 567 क्लियर। ये बी, आजम ओव्स बाबर अमंग अदर डेट्स ₹1000 रिलेटेड टू इनवॉइस नंबर 27। और भी इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है, एक इनवॉइस नंबर 27 भी है पेंडिंग, व्हिच फॉल्स ड्यू ऑन 1 जून। 1 जून को पेबल है। ही ओव्स बाबर नो अदर डेट ऑफ दैट अमाउंट। इस अमाउंट का और कोई डेट नहीं है। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है। ऑन 1 जून आजम पेज टू बाबर ₹1000। 1 जून को उसने 1000 इंप्लाइड है। इसका मतलब अगर अमाउंट मैच करे तो इंप्लाइड होगा कि ये इस अमाउंट की पेमेंट है। ठीक है, और डेट भी से 1 जून को पहले थी तो डेट भी सेम है, इसका मतलब 1 जून वाली पेमेंट है। इसमें कोई प्रॉब्लम बी में कोई? नेक्स्ट सी, आजम ओव्स सेवरल डेट्स टू बाबर, वन ऑफ देम ऑफ ₹100,000 इज टाइम बार्ड। टाइम बार्ड का मतलब क्या है? ड्यू डेट को 3 साल गुजर गए, अब लीगली ये डेट रिकवर नहीं हो सकता। आजम सेंड्स ₹200,000 टू बाबर विदाउट इंडिकेटिंग द डेट विच इज टू बी एप्रोप्रिएटेड। अब बताइए, तो अब ये बाबर की मर्जी है, वो जिस डेट पे एलोकेशन करना चाहे कर सकता है। इवन ये जो 100,000 का टाइम बार डेट है इसकी भी एलोकेशन कर सकता है, एप्रोप्रिएशन कर सकता है, यानी इसकी भी पेमेंट कर सकता है। क्लियर हो गया ये? हालांकि ये टाइम बार्ड है लेकिन लॉ ने इजाजत दी हुई है, टाइम बार्ड डेट की भी एलोकेशन हो सकती है। नेक्स्ट डी, डी में क्या कह रहा है? आजम ओव्स बाबर 3 डेट्स। आजम ने बाबर के 3 डेट्स पे करने हैं। 150 18 अप्रैल, ₹300,000 ये भी 18 अप्रैल का, एंड ₹400,000 25 अप्रैल। आजम सेंड्स ₹90,000 टू बी ऑन 20 मई। 150 18 अप्रैल को ड्यू हुआ, 300 18 अप्रैल को, 400 अच्छा। अब देखें आजम ने 90,000 बी को पे किया 20 में। क्या आजम ने बताया एलोकेशन की? पक्की बात है। क्या बी ने एप्रोप्रिएशन की? जब एलोकेशन एप्रोप्रिएशन ना ए ने की ना बी ने की तो क्या रूल लगेगा?
ऑर्डर। इसमें क्या इंटरेस्ट है पेबल? अगर इंटरेस्ट पेबल होता तो पहले इंटरेस्ट को एड्रेस करते हैं। इंटरेस्ट पेबल नहीं है, अब इन्हीं पेमेंट्स में, इन्हीं डेट्स में एलोकेशन होगी FIFO की बेसिस पे, यानी इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, और काउंटिंग की लैंग्वेज में FIFO की बेसिस पे। 90 था तो सबसे पहला डेट कौन सा ड्यू है? 150, और दूसरा हाँ नहीं, लेकिन 150 और 300,000 ये मसला आ गया। ये आपको कल क्वेश्चन उठाया था ना मैंने, कि अगर दोनों डेट्स एक ही अमाउंट, एक ही डेट के ऊपर ड्यू हो तो फिर एलोकेशन कैसे होगी? क्या दोनों में इक्वल होगी या प्रोपोर्शनेट होगी? ये प्रोपोर्शनेट होगी, यानी इसका मतलब है 90,000 पे करना है ना, 90,000 पे किया है तो 150 और 300 में एलोकेशन होगी। एलोकेशन क्यों हो रही है समझ रहे हैं ना? क्योंकि दोनों सेम डे के ऊपर क्रिएट हुए थे। अब एलोकेशन कैसे होगी? 90,000 की एलोकेशन 150 में भी करनी है, 300 में भी। 150 में कैसे एलोकेशन होगी? 150 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय 90,000। 90,000 ठीक है। कैसे एलोकेशन होगी? ये यहां पे मर्जी वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि उसने बता दिया है ना ए ने एलोकेशन की है ना बी ने की है, दोनों में से किसी ने अप्रोप्रिएशन नहीं की ना। वो कह रहे हैं यहां पे बी का रूल नहीं लगेगा कि बी अपनी मर्जी से अप्रोप्रिएशन कर लेगा। क्यों नहीं लगेगा बी वाला रूल? क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें बी की अप्रोप्रिएशन के बारे में नहीं बताया। इसका मतलब ना ए ने अप्रोप्रिएशन की ना बी ने अप्रोप्रिएशन की। अब कौन सा रूल लगेगा? तीसरा वाला। जब दोनों अप्रोप्रिएशन नहीं करते तो फिर इन द ऑर्डर ऑफ टाइम अप्रोप्रिएशन होती है। और उसमें मसला क्या है? अब उसमें कि सेम डे के ऊपर दोनों डेट्स ड्यू है, 150 भी 300 भी, तो प्रोपोर्शनेट एलोकेशन हो जाएगी, यानी 1/3 एलोकेशन होगी 150 वाले की और 2/3 होगी। ये 1/3 2/3 पता ना कैसे कैलकुलेट हुआ कि 150 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, ये डेट एप्रोप्रिएशन होगी 150 वाले की, और 300 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, ये एप्रोप्रिएशन होगी 300 वाले की। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। क्लियर? अब आगे चलें। ई आजम ओव्स ₹100,000 एज प्रिंसिपल अमाउंट एंड ₹20,000 एज इंटरेस्ट। आजम सेंड्स ₹30,000 टू बाबर। इस 30,000 में से 20,000 इंटरेस्ट की एप्रोप्रिएशन होगी और फिर 10,000 इसकी, यानी अब रिमेनिंग अमाउंट इंटरेस्ट की 0 हो गई और प्रिंसिपल की 90,000 हो गई। जी आगे चलें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 6। Following is the statement of sums payable by निसार to मिराज on 4th March 2017। निसार ने मिराज को ये पेमेंट्स करनी है, ठीक है। किस दिन का स्टेटस है? 4 मार्च 2017 को निसार ने मिराज को ये पैसे देने हैं 350। इसमें से 1 जनवरी 2016 को डेट कितना क्रिएट हुआ था? 2 लाख। आज की डेट ध्यान में रखिएगा, आज की डेट क्या है? 4। ये ना कहें आप कि सर ये तो दोनों ही टाइम बार्ड हो गए, आज तो 2022 है और ये तो 6 साल हो गए हैं, ये तो सारे टाइम बार्ड हो गए। ये नहीं सोचना हमने। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि आज की डेट आज वाली नहीं है। आज की डेट उसने जो क्वेश्चन में दिया वो है क्या? 4 मार्च 2017। कह रहे 4 मार्च 2017 को निसार ने मिराज को 3.5 लाख देना है। इसमें से 2 लाख तो 1 जनवरी को चीजें खरीदी थी और 1.5 लाख 8 जून को चीजें खरीदी थी। समझ आ गया? इसमें से 2 लाख की गारंटी इमरान ने दी थी, यानी इमरान ने ये कहा था मिराज को क्या कि निसार आपको पैसे दे देगा, अगर निसार ने पैसे ना दिए तो मैं दूंगा। पैसे निसार ने देने हैं ना, तो इसका मतलब है जो गारंटी हुई मिली, इसका मतलब क्या है? इमरान ने क्या कहा हुआ है मिराज को कि निसार पैसे दे, अगर निसार पैसे ना दे तो मैं पैसे दे दूंगा। निसार सेंट ए चेक ऑफ ₹100,000 on 5 मार्च 2017। निसार ने 1 लाख का चेक 5 मार्च को सेंड किया।
एज देयर वर नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम निसार। गलती कर बैठा है निसार, क्या गलती कर बैठा है? पैसे भेजे, स्पेसिफाई नहीं किया, अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारी निसार में 1 लाख। मिराज ने क्या किया? मिराज एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज 150,000, उसने 1.5 लाख के अगेंस्ट में इसकी एडजस्टमेंट की। यानी 1 लाख भेजा ना, तो मिराज ने कहा चलो ये 1.5 लाख था, 1 लाख मिल गया, बाकी 50 रह गया। इस डेट की एलोकेशन के बताइए, इसमें पहला लगेगा, दूसरा के तीसरा? तीसरा कैसे लगेगा? तीसरा कैसे लगेगा? दूसरा क्यों? क्योंकि डेटर ने एप्रोप्रिएशन नहीं की, क्रेडिटर ने कर ली। ये मिराज एडजस्टेड क्रेडिटर ने कर लिया, तो सही किया क्रेडिटर ने, बिल्कुल सही किया। अब इमरान जो है वो टेंशन में आ गया। इमरान कहने लगा भाईजान ये जो 1 लाख दिया है ना, इसको 2 लाख में से एडजस्ट करो, इस वाले डेट, ऊपर वाले डेट में से एडजस्ट करो, ये टाइम इन द ऑर्डर ऑफ टाइम आउट। इमरान ऑब्जेक्टेड टू सच एप्रोप्रिएशन एंड क्लेम दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन द ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस। लगा एडजस्टमेंट फाइफो की बेसिस पे करो। मिराज कह रहा है नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से करूंगा। अब ये एलोकेशन मिराज की मर्जी से होगी कि फाइफो की बेसिस पे? मर्जी से। फाइफो की बेसिस पे कब होती? जब मिराज भी एलोकेशन ना करता, चुप करके पैसे रख लेता सिर्फ, लेकिन उसने एलोकेशन कर दी, एडजस्ट कर दिया और बता दिया, तो भी एलोकेशन ठीक है। अंडर द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसाइडेड टू डिस्कस वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ इमरान इज जस्टिफाइड। क्या इमरान का ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड है? नहीं है। इमरान को चाहिए अब मिराज के साथ ना लड़े, निसार से जाके लड़े। भाई पैसे भेजे थे, तुमने दिखा क्यों निसार में? अब मेरी गारंटी उधर ही खड़ी है, अब अगर तुम जल्दी जल्दी पैसे दो वरना मुझे देने पड़ जाएंगे। ऐसे ही होता ना गारंटी में। गारंटी का कंसेप्ट हमने इससे पहले कहां पढ़ा हुआ था? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में। और कहां पढ़ा था? कहां पढ़ा था? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे है, इफ के इमरान का है, कह रहा है, इमरान एग्रीमेंट कर रहा है, इफ निसार डज नॉट पे आई विल पे यू। नॉन हैपनिंग ऑफ निसार। भाई क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन करना चाहे आगे चलो। क्वेश्चन 7। अच्छा ये कोई बड़ा क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन 7। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑन अगस्त 4, 2011 ऑफ सम्स पेएबल बाय उबैद ऑन अकाउंट ऑफ क्लॉथ सप्लाइड बाय बिलाल। किसने पैसे देने हैं? उबैद ने। किसको पैसे देने हैं? कितने? टोटल कितने पैसे देने हैं? 1,70,000। और इसका ब्रेकअप क्या, डिटेल क्या है? ऊपर इनवॉइसेस लगी हैं। अच्छा आज की डेट क्या है? अगस्त 4, 2011। इसमें कोई टाइम, ये 2008 है, पुराना डेट है, टाइम बार तो नहीं हो गया? 1 जनवरी 2008 को ड्यू था, 1 जनवरी 2009 को 1 साल, 1 जनवरी 2010 को 2 साल, 1 जनवरी 2011 को 3 साल। इसका मतलब है इसको 3 साल हो चुके हैं। ये टाइम ओ लिखा भी हुआ है, ऐसे काउंटिंग करो या ऐसे ना किया करें। टाइम बार्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट लिखा भी हुआ है, लेकिन ये किस डेट को टाइम बार्ड हुआ वाला? 1 जनवरी 2011 को। बाकी 2 मार्च को 20, ठीक है समझ आ गया। टोटल 170,000 ड्यू। उबैद सेंट ए चेक फॉर रुपीज 70,000 ऑन अगस्त 5, 2011। अगस्त 5 को उसने 70,000 का चेक भेजा। देयर बीइंग नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम उबैद। गलती कर बैठा फिर उबैद। कैसे? इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। बिलाल एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट फॉलोइंग। बिलाल ने अब ये एडजस्टमेंट कर लिया। सबसे पहले तो उसने क्या किया? टाइम बार डेट एडजस्ट किया। क्या कर सकता है? ठीक किया। दूसरा डेट कौन सा? 20 कर सकता है। फिर हालांकि 50,000 की बारी आनी चाहिए थी, उसने चालाकी दिखाई, उसने 30 अगस्त के बजाय 28 अप्रैल वाला एडजस्ट किया। अच्छा उसने चालाकी क्यों दिखाई भला? क्योंकि उसे पता था वो तो गारंटीड है, वो तो मिल ही जाना है। अगर इसने नहीं दिया तो वसीम देगा जिसने गारंटी दिया है। जो गारंटीड नहीं है वो तो पहले मैं निकलवाऊं तेरा। इसने इसको एडजस्ट किया, इसको किया, फिर इसको स्किप करके, क्योंकि गारंटीड था, 63 में से 13,000 एडजस्ट कर लिया। क्या ठीक किया? बिल्कुल ठीक। द गारंटर वसीम ऑब्जेक्टेड टू सच एप्रोप्रिएशन एंड क्लेम दैट सिंस द अमाउंट ऑफ रुपीज 37,000 वाज टाइम बार्ड इट शुड नॉट बी एडजस्टेड। क्वेश्चन में लिखना है हमने, क्या 37,000 की एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी? लिखेंगे कि अगर टाइम बार्ड, अगर इंस्ट्रक्शन देना थी तो टाइम बार्ड डेट भी एडजस्ट किया जा सकता है। It should not be just, and the full amount guaranteed by him should be fully adjustable. Is the objection of Wasim valid? वसीम का ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है, बल्कि जो टाइम बार्ड की एलोकेशन की गई है बिल्कुल ठीक की गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर।
नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्कस हाउ शुड द अबव पेमेंट ऑफ ₹70,000 बी अप्लाइड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस। वो कह रहा है 70,000 की पेमेंट कैसे चल लगेगी इन इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस में। द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन ऑन द बैक ऑफ द चेक। चेक की बैक के पे ये अल्फाज लिखे हुए थे 20,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 70,000। क्या 20 और 50 का भी डेट था? 20 और 50 का। तो इसका मतलब है ये उसने स्पेसिफाई कर दिया। हाँ, एग्जाम्पल में सिखाया था ना उसने कि जब अमाउंट मैच हो जाए ना तो इसका मतलब है ये इंप्लाइड है कि इस डेट की, तो 20 और 50 का चूंकि डेट मौजूद है और उसने बैक चेक के बैक में 20 और 50 लिख दिया है, इसका मतलब है ये उन दो डेट्स की स्पेसिफिक एलोकेशन है। इसमें क्या हम कहेंगे, डेटर ने इंटीमेशन भेजी है कि नहीं भेजी? भेजी है। सेकंड, नो इंस्ट्रक्शन अबाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वर गिवन बाय उबैद। बिलाल डिड नॉट मेक एनी एप्रोप्रिएशन इधर इन ऑर्डर। कैसे 70,000 में से पहले कौन सा एडजस्ट होगा? फिर और 50 में से कितना? 13,000 50 में से होगा, इसमें से नहीं। इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, जब दोनों एलोकेशन नहीं करते फिर ऑर्डर ऑफ। अगर उसके अंदर 50,000 का एक और डेट होता तो फिर दोनों में एप्रोप्रिएशन होती, इक्वल हो जाती। 6,500 उसका, 6,500 इसका। शाबाश, मैथ अच्छा है भाई का। नेक्स्ट सी ए। अच्छा, सी इस चैप्टर का नहीं लग रहा मुझे, किसी और चैप्टर, लेकिन चूंकि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ए वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी एंड ऑफर टू सेल हिज मोटरसाइकिल वर्थ ₹50,000 टू बी फॉर ₹10,000. B accepted the offer, but before the motorcycle could be delivered, A received another offer for ₹35,000 and sold the motorcycle. हुआ क्या, A को पैसे चाहिए थे, उससे 50,000 की मोटरसाइकिल 10,000 में बेचने का ऑफर कर दी, B ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। यहां में बताइए कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? A को 35,000 की ऑफर आई, A ने उसको 35,000 वाले को मोटरसाइकिल सेल कर दी। अब A refused to carry out the contract with B on the ground of inadequacy of consideration. Is A liable to B for damages? क्यों कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं थी? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी वैलिड कंसिडरेशन होती है। तो बेसिकली A और B के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब A ने बेचा, हाँ A ने मोटरसाइकिल किसी और को बेच दी, इसका मतलब है A की तरफ से ये क्या है? ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। A की तरफ से ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब A B को डैमेजेस पे करेगा क्या? बिल्कुल पे करेगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, ये हमारा लास्ट था क्वेश्चन इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का। अब हम ये डिस्कशन को करते हैं क्लोज। डैमेजेस को डिसाइड करेगा, डैमेजेस डिसाइड करना हम सीखेंगे, अभी फिलहाल नहीं कर रहे। जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है ये, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है। चलिए, अगर लास्ट कंसेप्ट है तो कल के लिए आपकी होम असाइनमेंट में ये क्वेश्चंस तो है ही है, क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर एंड के एमसीक्यूज भी शामिल है। जी, असाइनमेंट ही का कोई बात नहीं, एमसीक्यूज कर लेना, एमसीक्यूज भी काफी है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ लीजिए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? देखिए, डिस्चार्ज का मतलब है एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? एंड ऑफ द, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट पे पार्टी के राइट्स एंड लायबिलिटीज नहीं रहते, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मुझे बताइए, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसका एंड होता है ना, क्या लाजमी है हमेशा गुड एंड हो कि कभी बैड एंड भी हो जाता है? बैड। तो उसी तरह मुझे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसका कोई ना कोई एंड जरूर होगा, लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा गुड एंड ही हो कि कोई बैड एंड भी हो सकता है? बैड एंड भी हो सकता है। अच्छा, अगर समझ आ गया ये फर्क, तो फिर मुझे बताइए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? कोई स्टूडेंट बता सकता है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है, इसकी एक गुड रीजन भी हो सकती है। गुड रीजन क्या? कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया, पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया,
ये गुड रीजन है। एक बैड रीजन भी हो सकती है क्या, कि एक पार्टी ने फॉल्ट किया, यहाँ प्रोमिसर ने चीजें डिलीवर नहीं की, यहाँ प्रोमिसी ने वसूल करने से इनकार कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। जब कॉन्ट्रैक्ट की हैप्पी एंडिंग ना हो, किसी एक पार्टी के फॉल्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो सके, इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू, नहीं समझ आई? अच्छा समझ आई तो मुझे बताइए, मैं लीगल टर्म यूज करूंगा, आपने इजी वर्ड में बताना है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्या मतलब है? एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हैप्पी एंड, यानी कि दोनों पार्टीज ने अपने अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ब्रीच, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भी एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को छुरा घूंपा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एक पार्टी ने दूसरी, यानी क्या उसके साथ देशद्रोही की, गद्दारी की उसके साथ, ऐसे है ना। यहां प्रोमिसर ने वो चीजें डिलीवर नहीं की, क्या प्रोमिसी ने वसूल करने से इनकार कर दिया। ठीक है, ये भी समझ आ गया। डिस्चार्ज हैप्पी एंडिंग क्लियर, डिस्चार्ज बैड एंडिंग जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ गद्दारी करती है। अब तीसरी ऑप्शन, अब आपने बताना है इसमें क्या। दोनों पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस जगह पे डिलीवरी होगी, प्रोमिसर डिलीवर करने आया, प्रोमिसी वसूल करने आया, दोनों वहां पे मौजूद है। अचानक सैलाब आया, आसमान से बिजली गिरी, जमीन फट गई, दोनों उसमें गिर गए, खत्म। बताइए कॉन्ट्रैक्ट बाकी है कि नहीं है? पार्टीज ही नहीं रही, वो चीजें ही नहीं रही, तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। ये भी बैड एंडिंग है, ये भी बैड एंडिंग है ना, गुड एंडिंग तो नहीं है। इस बैड एंडिंग में और पीछे वाली बैड एंडिंग में क्या फर्क था? इसमें ब्रीच, हाँ ये ब्रीच नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, इलीगल होने की वजह से खत्म हुआ। लीगली पता क्या फर्क है? लीगली फर्क ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो थ्रू एक्चुअल परफॉर्मेंस, कोर्ट के पास जाते ही नहीं है, जाने की जरूरत भी नहीं है, पैसा लिया दिया, क्लियर। जब डिस्चार्ज हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो एग्रीव्ड पार्टी, जो कोई भी हो सकती है, जो प्रोमिसर भी हो सकता है, प्रोमिस भी, एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट के पास जाएगी, कोर्ट उसे डैमेजेस हर जाना अलाउ करेगी ब्रीच में। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सका, बैड एंडिंग, लेकिन इस बैड एंडिंग में किसी पार्टी का फॉल्ट नहीं था, किसी नागहानी आफत की वजह से, किसी ऐसे मसले की वजह से जिसमें पार्टी का कसूर नहीं है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सका है, ये भी बैड एंडिंग, लेकिन इसमें डैमेजेस नहीं होंगे। डैमेजेस क्यों नहीं होंगे? रीजन क्या है? क्योंकि किसी का फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट, तो ये इसे कहते हैं इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी है। इम्पॉसिबिलिटी में एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता है, वो चले अभी बताया था। पेंटर के साथ एग्रीमेंट किया, भाई पेंटिंग करोगे, उसने कहा 30 तारीख को पेंटिंग आके ले जाना। हमने 30 तारीख को गए, हमने उसे सलाम करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने कहा, हमने गौर से देखा उसके दोनों हाथ कट चुके थे, दोनों नहीं चले, एक काट देते गब्बर, हाँ दोनों नहीं, हाँ एक हाथ कट गया। हमने कहा पेंटिंग तो नहीं बना सकता, बताइए ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ थ्रू एक्चुअल परफॉर्मेंस? थ्रू ब्रीच? नो सर, थ्रू इम्पॉसिबिलिटी। यस सर। हम उससे डैमेजेस ले सकते हैं? अच्छा, कैसे पता चला ये आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, थ्रू इम्पॉसिबिलिटी है? सर उनके दोनों हाथ कट गए, उसका हाथ कट गया, हो सकता है उसने अपना हाथ खुद आरे में दिया हो सर, हो सकता है हाथ खुद, भैया भी तो अगर हाथ उसने खुद आरे में दिया है ना, फिर ये इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं लगेगा, फिर ब्रीच का केस लगेगा, क्योंकि इसमें पार्टी का कसूर है। सर वो तो लेकिन अगर हादसे में हो गया, हादसे में हो गया, ठीक है, हाथ तो फिर ये एक्चुअल, ठीक है, वो पागल नहीं है, हो सकता है किसी वजह, उसने कहा भाई आपको पेंटिंग नहीं मैंने बना के देने है, हाँ जी। हमने कहा कि भाईजान, हाँ मैं आपकी गाड़ी, इन्होंने गाड़ी बेचने का एग्रीमेंट कर लिया मेरे साथ,
माइनर है। अच्छा तो बाद में इसने कहा नहीं मैंने गाड़ी नहीं बेचनी, इसने गाड़ी को आग लगा दी। गाड़ी नॉर्मली अगर गाड़ी डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए ना, तो वो इम्पॉसिबिलिटी में जाता है। लेकिन अगर जानबूझ के आग लगा दी जाए वो ब्रीच में जाएगा, वो ब्रीच में जाएगा। तो बेसिकली 3 बड़े मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिनमें फर्क बताना चाह रहा था। बाकी छोटे मोटे अगर आएंगे उनको निपटालेंगे हम, लेकिन बड़े 3 है। एक ये है डिस्चार्ज थ्रू एक्चुअल परफॉर्मेंस, गुड एंडिंग। एक है डिस्चार्ज थ्रू ब्रीच, बैड एंडिंग, जिसमें एक पार्टी का फॉल्ट है। और एक है डिस्चार्ज थ्रू इम्पॉसिबिलिटी या इलीगल। इलीगल या इम्पॉसिबल को हम एक टर्म में लेते हैं। इम्पॉसिबल को जब कोई चीज इलीगल हो जाए ना, जिसको लॉ मना कर दे, उसे भी हम कहते हैं ये इम्पॉसिबल की कैटेगरी में आ गए। इम्पॉसिबिलिटी में और ब्रीच में फर्क यह है, इम्पॉसिबिलिटी में पार्टीज का कसूर नहीं होता, वो डैमेजेस पे नहीं करते। फर्क समझ आ गया? यही अब हमें समझाना चाह रहा है। कह रहे हैं मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम में रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो याद रखिए अल्टरनेट टर्म्स के साथ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी वही है, और मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज का कंसेप्ट भी वही है। ये ना एग्जाम में पूछ रहे मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज बताएं, और आपने ये तो पढ़ाई नहीं सर ने, ठीक है? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज होते हैं, और क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब हम ये कहते हैं पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज डिस्चार्ज कैसे होंगे, तो इसका मतलब हम यही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होगा। पहला केस क्या है, गुड एक्चुअल परफॉर्मेंस, पता है ना क्या? प्रॉमिसर ने जो चीज बेचनी थी वो डिलीवर कर दी, प्रॉमिसर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट ये सुनो, जब दोनों पार्टीज की आपस की रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इसको भी मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा गुड ही कहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं कंप्लीट, जैसा ओरिजिनल इंटेंशन थी वैसे नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने रजामंदी से कह दिया यार गलती हो गई। बेचने वाले ने कहा मैं बेचना नहीं चाहता था, खरीदने वाले का मैं खरीदना भी नहीं चाहता था। उसने कहा आओ फिर मिल के एग्रीमेंट को खत्म करें। मैंने कहा ये भी ये म्यूचुअल, ये हैप्पी से मिलता जुलता है थोड़ा सा। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जब दोनों पार्टीज मिलके एग्रीमेंट खत्म कर दें। जब दोनों पार्टीज मिलके एग्रीमेंट खत्म कर दें। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जब दोनों पार्टीज मिलके एग्रीमेंट खत्म कर दें, तो इसे कहेंगे बाय डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसमें 4-5 ऑप्शंस हैं, छोटी छोटी उनमें फर्क है, सुनते जाएं और समझते जाएं। पहली ऑप्शन अल्टरेशन। अल्टरेशन कहते हैं चेंज को। भाईजान के साथ एग्रीमेंट हुआ, आप मुझे गाड़ी बेचेगा कितनी, 30 लाख की, महीने बाद डिलीवरी होगी। मैंने कहा ठीक है महीने बाद। इन्होंने कहा महीने बाद सर पैसे ले आइएगा, मैं गाड़ी तैयार रखूंगा। 2 हफ्ते बाद मैंने इनसे कहा कि भाई 30 लाख तो बहुत ज्यादा है, आप बराए मेहरबानी 25 लाख कर ले भाई, तेरी मेहरबानी। एग्रीमेंट था हमारा, उसके ऊपर 25 लाख लिखा होगा ना। इन्होंने कहा ठीक है सर, लाए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जहां पे 30 लाख लिखा हुआ था ना, इन्होंने उसको काट के 25 लाख लिख दिया। मैंने भी 25 लाख के ऊपर साइन कर दिए, इन्होंने भी साइन कर दिए। अब असल में लीगली अगर आप देखें ना, तो पुराना एग्रीमेंट और ये नई टर्म्स आ गए। इसको कहते हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन चेंज, चेंज चेंज, अल्टरेशन चेंज। लेकिन याद रखिएगा ये है वैलिड अल्टरेशन। जब कभी चेंज होती है ना, याद रखें दोनों पार्टीज के साइन जरूरी होते हैं, ताकि पता चले ये चेंज ऑथोराइज्ड है। अगर तो ये ऑथोराइज्ड अल्टरेशन है ना, फिर ये म्यूचुअल में आएगी। फर्ज कीजिए अगर एग्रीमेंट मेरे पास है और मैंने इनको बताए बगैर खुद ही 30 लाख को 25 लाख कर लिया, ये भी तो हो सकता है, ये भी अल्टरेशन है। लेकिन इसको लॉ में कहते हैं अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन। क्या कहते हैं? ये फिर म्यूचुअल कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी। ये म्यूचुअल कंसेंट की कैटेगरी में, म्यूचुअल कंसेंट की कैटेगरी में कब आएगी? दोनों पार्टी। क्लियर हुआ? आपने कभी देखा चेक पे अगर कोई डेट या अमाउंट चेंज करनी हो तो बैंक वाला कहता है दोबारा साइन करें? तो किस वजह से कहता है? ताकि पता चले अल्टरेशन ऑथोराइज्ड है। तो चेक पे तो एक पार्टी के साइन होते हैं, एग्रीमेंट पे चूंकि 2 पार्टीज के साइन होते हैं। एक दफा आपने एग्रीमेंट कर लिया, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? यस कि नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा? कर सकते हैं। शर्त क्या है? दोनों पार्टी साइन। इसे कहेंगे हम अल्टरेशन, ऑथोराइज्ड बाय बोथ पार्टीज। दूसरा है नोवेशन। नोवेशन का मतलब क्या है? मैंने कहा भाईजान 25 लाख कर ले, आपकी मेहरबानी। ठीक है, यहाँ जो है गाड़ी थी, मैं से कह रहा हूँ सर जी गाड़ी नहीं, अब मुझे तो आपका घर खरीदना है। मेरे साथ पुराना गाड़ी वाला एग्रीमेंट करे खत्म,
घर का एग्रीमेंट करें, यह भी हो सकता है। या मैं इनसे पुराने मॉडल की बजाय किसी और मॉडल की गाड़ी खरीदने का एग्रीमेंट करूं। जब पुराने एग्रीमेंट की बजाय नया एग्रीमेंट किया जाए, इसे कहते हैं नोवेशन। नोवेशन, इनोवेशन याद है? इनोवेशन का मतलब क्या है? नई चीज इजाद होना। तो नोवेशन का मतलब क्या है? नया एग्रीमेंट आना, पुराना चला जाना, नया एग्रीमेंट आना, इसे क्या कहते हैं? नोवेशन। याद रखे, अल्टरेशन में न्यू एग्रीमेंट नहीं होता, नोवेशन में न्यू एग्रीमेंट होता है। रिप्लेसमेंट विद, क्लियर हुआ ये? अब मैं इनके पास आया, सर जी भाईजान वो एग्रीमेंट 30 लाख में गाड़ी का एग्रीमेंट हुआ था ना, अगर मैंने कहता हूँ 30 लाख का 25 लाख कर लें उसमें अल्टरेशन, अगर मैं कहता हूँ नहीं ये एग्रीमेंट खत्म करके इसकी जगह पे मेरे साथ घर का एग्रीमेंट करें, अगर मैं कहता हूँ ये एग्रीमेंट खत्म कर लें और मैंने कुछ भी नहीं करना, मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं, ये क्या होगा? ये होगा रिसियन। रिसियन का मतलब होता है कैंसलेशन विदाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कैंसलेशन विदाउट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक चीज याद रखिए, रिसियन दो तरह की होती है, जैसे अल्टरेशन दो तरह की होती है, बाय सिंगल और बाय बोथ। जो बाय बोथ हो वो ऑथोराइज, जो बाय सिंगल पर्सन हो चेंज वो अनऑथोराइज है। उसी तरह रिसियन भी दो तरह की होती है। रिसियन भी जब दोनों पार्टी तय कर ले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है, ये म्यूचुअल रिसियन है। इसमें पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ डैमेजेस का केस नहीं कर सकती, तो दोनों की रजामंदी से हुआ है। एक रिसियन वो भी तो होती है जब फ्री कंसेंट नहीं होती, पार्टीज रिसेंड कर सकती है। पढ़ा था ना, कल परसों भी पढ़ा था कि पार्टीज कैन रिसेंड जब टेंडर वैलिड टेंडर ना हो या वो पार्टीज एक्सेप्ट ना करे, पढ़ा था। अग्रीव्ड पार्टी कैन रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, राइट ऑफ रिसियन बोला था जिसको हमने कल पढ़ा था कि परसों, वो भी तो रिसियन था। उस रिसियन का मतलब होता है खत्म कर देना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना। लेकिन उस राइट ऑफ रिसियन में और इस म्यूचुअल वाले रिसियन में क्या फर्क है? इसमें चूंकि दोनों की रजामंदी से हुआ है तो पार्टी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती। उसमें एक पार्टी, हाँ, तो जिस पार्टी ने फॉल्ट किया है वो उसके खिलाफ डैमेजेस का केस फाइल कर सकते हैं। क्लियर है ना? ये ना जहां कहीं रिसियन है आप दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट, नहीं 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 नहीं। जिस तरह अल्टरेशन सिंगल भी हो सकती है और अनऑथराइज्ड भी, उसी तरीके से रिसियन भी हो सकती है। इसमें दोनों पार्टीज इकट्ठे रिसेंड कर रहे हैं। भाई समझ आ रही है आपको? आगे चलते। रिमिशन, रिमिशन का मतलब, रिमिशन और वेबर ये मिलते जुलते हैं। रिमिशन और वेबर जैसे नोवेशन और रिसियन मिलते जुलते हैं ना, कैसे मिलते जुलते हैं? नोवेशन में पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट, और रिसियन में पुराना खत्म, नो नया एग्रीमेंट। रिमिशन में भाईजान को मैंने देने हैं 1 लाख रुपए और मैंने कहा नहीं मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, भाई स्टूडेंट है, भाई ने मुझे देने थे 100 रुपया। भाई ने कहा सर जी 100 रुपया नहीं दे सकता, हालांकि एग्रीमेंट में 100 लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा चल 80 दे दे। यानी एग्रीड अमाउंट से कम का प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लेना, इसे कहते हैं रिमिशन। रिमिशन रिमिट करना नहीं है, रिमिट करना जी। अल्टरेशन होती है टर्म्स एंड कंडीशन में, रिमिशन और वेवर है अमाउंट्स की। अमाउंट्स, जब अमाउंट्स में अल्टरेशन हो जाए ना, यूं कह ले अमाउंट्स में अल्टरेशन हो जाए तो इसे रिमिशन कहेंगे। रिमिट करना सुना है? रिमिट करना, कम करना, या शाबाश, किधर है रिमिट करने वाला? रिमिट करना कम कहां पड़ा था? रिमिट करना कम करना है, और वेव करना क्या होता है? पूरे माफ करना। तो जब कम अमाउंट माफ की जाए इसे कहते हैं रिमिशन, और जब सारी की सारी अमाउंट माफ कर दी जाए इसे कहते हैं वेवर। कंप्लीट अबेंडमेंट ऑफ राइट, अबेंडमेंट का मतलब क्या? छोड़ देना। कंप्लीट अबेंडमेंट ऑफ राइट। ये 5 है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, थ्रू म्यूचुअल कंसेंट या म्यूचुअल एग्रीमेंट। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू म्यूचुअल कंसेंट 5 कौन कौन से हैं? अल्टरेशन, रिमिशन, वेवर, नोवेशन, रिसियन। अल्टरेशन, नोवेशन, रिसियन, रिमिशन, वेवर। बिल्कुल ये छठा बिला वजह आई कैप ने फिट किया हुआ उधर, एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट से नहीं है। प्रोमिसेस निगलेक्ट,
प्रोमिजी अगर इग्नोर कर दे, उसने जो काम करना था वो ना करे, जो उसने काम करना था इसे इग्नोर कर दे, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सका, इसे कहता है प्रोमिजीज निगलेक्ट। प्रोमिजीज, हाँ, ये डैम्ड परफॉर्मेंस की तरह। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्रीमेंट ये किया था कि प्रोमिजर ने कहा था मैं आपको लकड़ी का फर्नीचर बना के दूंगा, शर्त यह लकड़ी आप लेके आएंगे। हमने कहा नो प्रॉब्लम, हम प्रोमिजी हैं, वो प्रोमिजर है, लेकिन हमने उसके लिए कुछ चीजें अरेंज करनी है। वादा हुआ कि 10 तारीख को हम उसको वुड सप्लाई करेंगे, 20 को वो हमें फर्नीचर बना के दे देगा। 10 तारीख को हमने अपना निगलेक्ट कर दिया अपना पार्ट, हमने उसे वुड ही सप्लाई नहीं किया। बताइए क्या वो दूसरी पार्टी हमें फर्नीचर सप्लाई कर सकेगी? निगलेक्ट। अगर प्रोमिजी के निगलेक्ट की वजह से प्रोमिजर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना कर पाए तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट खत्म। समझ आया? प्रोमिजी निगलेक्ट की वजह से जी, हाँ, इसमें क्लेम कर सकता। हमें उसने कहा भाईजान आप ऐसा कीजिए, सामान लेके मेरी दुकान पे आ जाइएगा। हम सामान लेके उसकी दुकान पे गए, उसने कहा सर सॉरी हम जगह ही नहीं बना सके सामान रखने की, सामान वापस ले जाए। ये क्या है? प्रोमिजर का नहीं, प्रोमिजी निगलेक्ट। ये एक तरह से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। एक तरह पता नहीं क्यों इधर फिट करते हैं, जरूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन चूंकि आईकैप ने फिट किया है हम भी इधर करें। ये ना कल को क्वेश्चन पूछ ले, क्या क्वेश्चन पूछ ले? What are different modes of discharge of contract through mutual agreement? और 6 नंबर, तो फिर 6 पूरे करने होंगे ना। फिर स्टूडेंट कहता है सर आपने तो उधर 6 नंबर था, आपने 5 लिखा हुआ था, क्यों? तो फिर फिट करना पड़ता है, चाहे कंसेप्ट के साथ ज़हनी तौर पे हम महंगी ना भी हो, फिट करना पड़ता है। क्यों? आई क्या पूछ सकते हैं इसी कैटेगरी में। एक दफा सबको एक नजर देख के मुझे बताइए समझ आएगा नहीं आए? लास्ट ये वाला, इसको रट्टा लगाए। मैंने तो पहले ही आपको कह दिया था कि मुझे नहीं पता कि आपने इधर क्यों फिट, इसकी जगह बनती ही नहीं इधर। ये हमने टेंडर में कवर कर दिया हुआ है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए था, लेकिन रट्टा लगाना है क्योंकि आईकैप 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या करना है? सारे लिख देने। और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू, उसमें कौन सा लिखना है? यही वाले लिखना है। 1 और 4 में सेम कंसेप्ट नहीं है। हाँ, नहीं, वो तो मैंने अल्ट्रेशन की एग्जांपल दे दी, वो तो मेरे मुंह से निकल गया 25 की बजाय 30 की बजाय 25 अल्ट्रेशन। वो उसके बाद मैंने आपको याद होगा एग्जांपल बदल दी थी। मैंने कहा नहीं पुरानी गाड़ी नहीं, नई गाड़ी खरीदूंगा, नई गाड़ी खरीदूंगा। पिछला देखें, अगर आप उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टर्म्स चेंज करके साइन कर देते हैं ना, तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो पुराना कागज पुराना रहता है, लेकिन अब न्यू टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अमल होगा। एक तरह से पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्चार्ज हो गई, वो अल्ट्रेशन का केस है। लेकिन जब पुराना सारे का सारा कैंसिल कर दे और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उसे क्या कहेंगे? नोवेशन। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, फर्ज कीजिए मैंने इनसे कोई चीज ली थी, 1 लाख रुपया देना था, मैंने इनको चेक दिया। अब आप मुझे एग्जांपल बताते जाना अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैंने इनको चेक दिया, इन्होंने चेक देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था 10,000। मैंने कहा सर जी पैसे आपने 1 लाख देने हैं, दे 10,000 रहे हैं। मैंने कहा अच्छा सॉरी गलती होगी, लाओ। चेक लिया, उसके ऊपर 1 0 और लिख के साइन कर दिए, या 10,000 को काट के 1 लाख लिख दिया और साइन कर दिए। ये क्या है? मैंने इनसे कहा चेक दो, इन्होंने चेक दिया, मैंने फाड़ के फेंक दिया, 1 लाख का नया चेक इशू किया। नोवेशन। मैंने कहा अच्छा लाओ और चेक लाओ, इन्होंने चेक मुझे दिया, मैंने फाड़ के फेंक दिया, मैंने कहा भाग जाओ, अब 10,000 रुपये मिलने। ये क्या है? रेसियन। ठीक है, कंसेप्ट मैच हुआ ना, रेसियन है, क्योंकि नया चेक नहीं दिया इनको कोई। अच्छा, मैंने इनको कहा ये चेक 10,000 सर, ये तो 10,000 का है। मैं कहा मेहरबानी है, दे भाई नहीं है, मेहरबानी है। मैंने कहा ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट गोली मारे, 90,000 का फायदा हो, चार्टर्ड अकाउंट में गोली मारा। मैंने कहा ठीक है सर, आप भी क्या याद करेंगे, ठीक है यही मंजूर है। और रिमिशन, और मैंने कहा चल, मैंने कहा अच्छा यार 10,000 का क्या करोगे? हाँ 90 छोड़ा है, 10 भी छोड़ दो। मैंने कहा ये ले सर 10 भी छोड़ा। ये क्या है? वेवर, कंप्लीट अमेंडमेंट ऑफ राइट।
सारे का सारा राइट छोड़, अमेंडमेंट का मतलब है राइट छोड़ देना, कंप्लीट छोड़ देना। वर्ड्स क्लियर हो गए? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट क्लियर, बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस क्लियर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी क्लियर। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस अवेलेबल होते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता ना आपको, जब प्रॉमिसर या प्रॉमिसिंग में से अगर मेरे बस में होता ना आई कैप की किताब, अगर मैं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, लेकिन अगर मैं बना रहा होता तो मैं एक काम जरूर करता, क्या भला, इस एग्जाम्पल को उठा के यहां से, इसको उठा के यहां से इधर फिट कर देता। हाँ, इधर फिट कर दे। भाई आपके ख्याल में ये इधर बेहतर नहीं है? खुद सोचें, वो कोई म्यूचुअल है, ये तो प्रॉमिसी का निगलेक्ट है, तो इसका मतलब है प्रॉमिसर बेचारा एग्रीव्ड है, वो तो राजी नहीं ना होगा उसमें। बहरहाल हमने असूल ये होता है कि आपने जिधर फिट किया हमने उधर फिट करना। अब चलते हैं इम्पॉसिबिलिटी। हाँ पूरा हो गया, नहीं तो असाइनमेंट कैसे करेंगे आप? एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज नहीं, इसके बगैर एमसीक्यूज भी नहीं कर सकते आप। तो फिर कल क्यों, आज छोड़ दे, तो फिर परसों कर लेंगे। अच्छा वो भाई कुछ कहने लगे हैं, वो कुछ तरीका बताने लगे ऐसे कि आज के लेक्चर में हम ये कंसेप्ट भी कंप्लीट कर लें। जी जी भाई, हाँ कोई पूछना? हाँ 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 हाँ, ये कहाँ लिखा है? पार्टीज टू द, चले ठीक है, अब वो नहीं, आगे कुछ नहीं पढ़ाता। इन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा है, वो समझा देता हूँ। उन्होंने कहा इनोवेशन में सर एक लाइन अजीबो गरीब से लिखी हुई है, मुझे वो समझा दे, रात को नींद नहीं आएगी वरना। वो लाइन क्या है? इनोवेशन में अजीब बात लिखी, क्या? पार्टीज कैन बी चेंज। एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा। पार्टीज कैन, मेरा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, अब एग्रीमेंट हुआ और मैं इनसे ये कहता हूं ये पुराना एग्रीमेंट खत्म करके नया एग्रीमेंट कर लेते हैं। यानी मैंने इनके 10 लाख रुपए देने थे, मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया, ऐसा कीजिए 10 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता, आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले, महीने बाद मैं आपको वो गाड़ी दे दूंगा। तो पुराना जो 10 लाख की पेमेंट का एग्रीमेंट था वो हमने काट दिया, फाड़ के फेंक दिया और नया एग्रीमेंट किया, जिसमें मैंने क्या लिखा कि मैं इनको महीने के बाद अब पैसों की बजाय, ये कौन सा केस है? अब जरा गौर से सुनिएगा। एग्जाम्पल बड़ी आई कैप के पास पेपर्स में आई है, तालिब हुसैन के नाम से थी शायद, तालिब, सुने मैंने इनको 10 लाख देने थे, एग्रीमेंट हुआ मेरा, और इनसे 10 लाख लेने थे, इनसे 10 लाख लेने थे। अकाउंटिंग में कॉन्ट्रा एंट्री पड़ी हुई है आपने? हाँ। इनसे मैंने क्या किया, इनको भी बिठाया आमने सामने, इनको भी बिठाया। मैं कहा भाई आपको मैंने 10 लाख देने हैं, इससे 10 लाख लेने, इसको कहा आपने मुझे देने हैं, मैंने आपको देने। मैंने कहा मुझे ऐसा करो दरमियान से निकाल लो, आप मुझे देने की बजाय पैसे डायरेक्ट इसको दे दो, और इसको क्या कहा कि मुझसे लेने की बजाय डायरेक्ट इससे ले लो। अब मुझे बताइए अगर ये दोनों तैयार हो जाते हैं तो मेरा इनके साथ पुराना एग्रीमेंट क्या होगा? इनके साथ पुराना एग्रीमेंट क्या होगा? नया एग्रीमेंट उस दोनों के दरमियान में होगा। ये कौन सा केस है? अल्टरेशन के नोवेशन। सोच के बताएं, इसका मतलब है नोवेशन में पार्टीज चेंज भी हो सकती हैं, अल्टरेशन में पार्टी चेंज नहीं होती, नोवेशन में पार्टी चेंज भी हो सकती है। और एक आखिरी क्वेश्चन पूछो जो आई कैप ने टेस्ट किया था, अब ड्यू डेट पे अगर ये 10 लाख नहीं देते, इन्होंने 10 लाख किससे लेना है? केस किसके खिलाफ करेंगे? मेरे खिलाफ के इसके? इस नई पार्टी के खिलाफ। मैं कहूंगा मेरे साथ तो तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, मेरे साथ तो कोई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, मेरी कोई जिम्मेदारी तुम जानो। जिस वक्त एक्सेप्ट कर रहे थे ना, उस वक्त सोचना था बैठ के कि ये मुझे पैसे दे सकेगा कि नहीं, इसको एक्सेप्ट करूंगे ना करूं। भाई क्लियर समझ? भाई नोवेशन वाली बात क्लियर हो गई कि नोवेशन में नई पार्टीज भी हो सकती हैं। चलिए अच्छा, आज आपकी कोई होम असाइनमेंट नहीं, याशी करें आप, लेकिन कल की आपकी होम असाइनमेंट भी होगी और एमसीक्यूज भी असाइनमेंट में होंगे। और कल हमने क्या पता है क्या करना है? इम्पॉसिबिलिटी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।